मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। जैसे हम लोग ईवीएस पढ़ रहे हैं तो हम लोगों ने देखे हैं कि ईवीएस में कि कैसे मानव ने अपने आप को डेवलप करना शुरू किया, कैसे मनुष्य ने अपने आप को आगे बढ़ाना शुरू किया। तो हम लोग मनुष्य की प्रगति का इतिहास ही पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने इसके पहले देखे हैं कि कैसे मनुष्य अपने आप को आगे प्रगतिशील बनाते गया और किस हिसाब से मनुष्य अपने आप को धीरे धीरे डेवलप करते गया। मनुष्य पहले स्टार्टिंग में शुरुआत में एकदम जंगलों में रहता था, फिर जंगलों से निकल कर कैसे कैसे अपने आप को स्थायी करते गया वो भी हमने देखे। और स्थायी करने के बाद मनुष्य कैसे शहरों में गया उसके बारे में हम लोग आज देखेंगे। कहने का मतलब ये है बच्चों कि मनुष्य की हालत पहले बहुत कैसे खराब थी, कहने यानी मनुष्य को कुछ समझ में नहीं आता था, परंतु धीरे धीरे मनुष्य ने अपने आप को प्रगत करना शुरू किया। और प्रगत करते 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 मनुष्य कहाँ तक पहुंचा और कैसे पहुंचा, इसी बारे में हम आज आपको बताने वाले हैं और उसी चीज को हम लोग देखने वाले हैं। तो बच्चों, मैं आप लोगों को वो सारा चीज पढ़ाने वाला हूँ और सारा चीज समझाने वाला हूँ जो मैं आपको स्क्रीन शेयरिंग के माध्यम से आपको बताता हूँ। तो बच्चों, हम लोगों ने जैसे स्टार्ट पहले देखे थे इसके पहले वाले पार्ट में कि मनुष्य यानी जो पुरास्म युग था, पुरास्म युग से अपने आप को यानी जो भटकंती वाली जिंदगी थी वहां से मनुष्य ने कैसे अपने आप को स्थायी बनाया। और कैसे स्थायी बनाया था हम लोगों ने देख चुके हैं। नवास्म युग के आते आते मनुष्य लगभग सारा चीज समझने लग गया था, मनुष्य की जिंदगी स्थिर हो गई थी और मनुष्य ने अपने आप को एक जगह पर रखकर अपनी प्रगति को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था। तो अपने आप को मनुष्य ने जब एक जगह पर रखकर आगे बढ़ाना शुरू किया तो किस हिसाब से मनुष्य ने आगे बढ़ाया और कैसे कैसे नए नए खोज करते गए। तो हम लोग आज बच्चों वही देखने जाने वाले हैं कि मनुष्य ने अपनी तरक्की करते करते अपनी जीवन को कैसे स्थायी किया। और जब मनुष्य ने जीवन को स्थायी किया तो स्थायी जीवन जीते जीते कैसे मनुष्य गांव से धीरे धीरे कस्बा और कस्बा से कैसे धीरे धीरे शहर की ओर बढ़ा, अर्थात शहर यानी नगर। तो मनुष्य की जो जीवन है वो स्थायी जीवन और नागरीय संस्कृति मनुष्य में ने कैसे विकसित की, उसी के बारे में हम लोग आज देखेंगे। तो हमारे पाठ का नाम है पाठ 9, स्थायी जीवन और नगरीय संस्कृति। नगर यानी शहर। जैसे हम लोग मुंबई जैसे शहरों में रहते हैं तो पहले से तो इतना बड़ा शहर कभी डेवलप नहीं था, तो किस हिसाब से डेवलप हुआ और कैसा हुआ ये हम लोग देखते हैं। तो जैसे बच्चों कि हम लोगों ने जैसे इसके पहले देख चुके हैं कि मनुष्य ने अलग अलग प्रकार के धातुओं का उपयोग किया। तो किस हिसाब से यानी मनुष्य ने धातु की खोज की। धातु यानी जैसे आप समझ जाओगे कि हम लोग जैसे देखते हैं हमारे घर में बहुत सारे उपयोग की चीजें रहती है, सोना चांदी लोहा पीतल, ये सारे धातुएं हैं। तो इसका उपयोग मनुष्य ने कैसे शुरू किया। चाक पर बनाए, दूसरा है चाक पर बनाए गए बर्तन, यानी चाक का उपयोग मनुष्य ने कैसे किया और उस पर बर्तन कैसे बनाए। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसी पाठ में कि व्यापार और परिवर्तन यानी परिवहन, मनुष्य ने को कैसे कैसे अपने व्यापार में मनुष्य ने प्रगति की। और परिवहन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जाना, तो वो कैसे किए। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि नगरों का उदय यानी कैसे शहर बने और लिप और उसमें लिपि, अर्थात कहने का मतलब यह है कि किस हिसाब से वो लोग जो है लिखते थे और किस हिसाब से कौन सी भाषा का उपयोग करते थे। उसके बाद नगरीय समाज व्यवस्था, तो जो सामाजिक जो व्यवस्था थी वो कैसी थी वो भी हम इस पाठ में हम लोग देखते हैं। तो बच्चों जैसे हम आगे बढ़ने के पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि एक थॉमसन थॉमसन नामक जो एक इतिहासकार थे, उनने हम लोगों को बताए हैं। उन लोगों ने हम लोग यहाँ हम लोगों को बहुत खोज के बाद हम लोग रिसर्च किए, पूरे इतिहास में उन्होंने रिसर्च किए और किस हिसाब से मनुष्य ने अलग अलग युग में अर्थात अलग अलग समय में अलग अलग कौन कौन से युग के हिसाब से इतिहास में चलता है वो पूरा विस्तृत रूप से बताया है। तो जो थॉमसन नामक जो इतिहासकार है उन्हें एक त्रियुग पद्धति बताया है, 3 युग वाली पद्धति, त्रि अर्थात 3, तो 3 युग वाली जो पद्धति बताया है उस पद्धति का उपयोग किया कि किस हिसाब से मनुष्य अपने आप को प्रगत किया। तो उसमें से पहला जो युग है वो अश्म युग, जो हम लोगों ने देख चुके हैं। अश्म युग यानी पत्थरों के हथियार, जिस युग में मनुष्य ने पत्थरों से हथियार बनाए और ज्यादा से ज्यादा मनुष्य पत्थरों का उपयोग करता था, उस युग को अश्म युग कहते हैं, जो हमने
पिछले पार्ट में देख चुके थे। उसके साथ साथ उन इतिहासकारों ने बताया कि दूसरा जो युग है तांबे के हथियार एवं अन्य वस्तुएं, उसको कहते हैं ताम्र युग। पहला युग बच्चों हम लोगों ने देखे अश्म युग, दूसरा ताम्र युग जिसमें तांबे के हथियारों का उपयोग किया गया, और तीसरा युग जब आगे आया अभी हम लोग लोहे के हथियारों। तो जैसे बच्चों हम लोगों ने देखे हैं कि कैसे मनुष्य ने अपने आप को तरक्की करते हुए लाया, और सबसे पहले मनुष्य ने तरक्की सिर्फ पत्थरों के सहायता से ही की। तो पत्थरों के सहायता से मनुष्य ने अपनी तरक्की की। कहने का मतलब यह है कि मनुष्य ने अपने जीवन की शुरुआत पत्थरों से की। जंगलों में रहते हुए मनुष्य ने अपने जीवन की शुरुआत सिर्फ पत्थरों से ही की। तो उस समय मनुष्य ने क्या किया, पत्थरों की सहायता से अलग अलग प्रकार के, अनेक प्रकार के जो हथियार बनाए। उसी हथियार वाले, जो पत्थर के हथियार बनाने वाले युग को जो थॉमसन नामक इतिहासकार है उनने अश्म युग नाम दिया। और उस अश्म युग में ही मनुष्य ने सारे पत्थरों के हथियार बनाए, और पत्थरों की सहायता से मनुष्य ने शिकार करना या खेती करना और उसके अलावा अलग अलग जो भी काम थे, सारे काम मनुष्य ने पत्थरों की सहायता से ही किए थे। और पत्थरों की गुफाओं में ही मनुष्य रहता था, इसलिए इस युग को पत्थरों का युग कहा जाता है। तो पहला जो युग है बच्चों, वो हमारे यानी मनुष्य की, हमारी जो जिंदगी कही जाए या मनुष्य की जो जिंदगी कही जाए, वो पत्थरों से शुरू हुई। इसलिए पहला जो युग था वह अश्म युग था। और अश्म का मतलब होता है पत्थर, और पत्थरों की सहायता से मनुष्य ने अपने आप को आगे बढ़ाना शुरू किया। उसके बाद बच्चों जैसे हम लोग देखते हैं कि आगे धातु का युग आया, तो धातु के युग में मनुष्य ने दूसरा हम लोगों ने ताम्र युग देखा। जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जो पीली धातु है, अलग अलग प्रकार की जो पीली पीली धातु है, तो पीले धातु में, और जब थॉमसन जी ने या और अलग अलग इतिहासकारों ने जब अपना मत प्रकट किया, तो उस समय उन्होंने कहा था कि तांबे के उपयोग के पहले मनुष्य ने शायद सोने के आभूषणों का या सोने के धातु का भी उपयोग किया रहा होगा। तो सोने के धातु, जैसे हम लोग बोलते हैं कि ताम्र युग में तांबे के धातु जब बहुत ज्यादा मात्रा में मिलनी शुरू हो गई थी, इसलिए उसको ताम्र युग कहा जाता है। परंतु कुछ कुछ इतिहासकारों या कभी कुछ इतिहासकारों का या थॉमसन जी का भी ऐसा कहना है कि उसके पहले मनुष्य ने सोने के धातु का उपयोग किया होगा। तो मनुष्य ने सोने के धातु और तांबे के धातु का उपयोग जैसे गहने बनाने के लिए, और उसी के साथ साथ अनेक अलग अलग प्रकार के हथियार बनाने के लिए किया था। तो जैसे हम लोग इस जगह पे इस चित्र में देख पा रहे हैं कि मनुष्य के ने उस समय मनुष्य को जैसे जमता था उस प्रकार से, जैसे छोटी छोटी गले की चैन, कुछ अंगूठिया या कुछ खिले जैसी चीजें, इस प्रकार के जो ये थे जो आभूषण है वो मनुष्य ने उस समय बनाए थे। कहने का मतलब ये है कि जब पत्थर के युग के बाद जब तांबे के युग का प्रारंभ हुआ, तो उस समय मनुष्य ने उसको आभूषणों के रूप में भी, और तांबे कैसा है, थोड़ा लचीली धातु है तांबा भी बाकी धातुओं के कंपैरिजन में, और सोना तो एकदम लचीली धातु है। तो उस चीज से मनुष्य ने अपने लिए क्या बनाए बच्चों, अलग अलग प्रकार के आभूषण बनाए, और आभूषण के साथ साथ मनुष्य ने हथियार भी बनाए। तो इस युग को, जिस युग में तांबा का बहुत ज्यादा उपयोग होता था, उस युग को मनुष्य ने ताम्र युग नाम दिया। फिर आगे हम लोग जैसे बच्चों देखते हैं कि तीसरा युग हम लोगों ने देखे हैं लोह युग। तो लोह युग, लोहा एक कड़क धातु है, और मनुष्य ने अपने आप की अपनी प्रगति जैसे धीरे धीरे की। हम लोगों ने जैसे देखे कि पहले क्या था, पत्थरों के हथियार, फिर तांबे के हथियार, फिर लोहे के हथियार। तो जब लोहे के हथियार बनाए मनुष्य, तो लोहे के हथियार जैसे हम लोग इस चित्र में हम लोगों ने देखे थे कि इससे प्रूफ होता है कि मनुष्य ने लोहे के हथियार भी बनाए थे। क्योंकि जैसे लोहे के हथियारों से खेती करने में मनुष्य को बहुत आसानी हुई। लोहे की जो फाल, मनुष्य खेती के लिए जो हल उपयोग करता था उसमें लोहे की फाल लगाता था, और लोहे की फाल लगा करके मनुष्य खेती करता था। अब जब लोहे की फाल का उपयोग मनुष्य ने करना शुरू कर दिया, यानी लोहे जैसे जो धातु है, लोहा जैसे जो धातु है, उसका उपयोग करके मनुष्य ने जब खेती करना शुरू किया, और खेती करने के बाद मनुष्य की जिंदगी एकदम स्थायी हो गई। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि तीसरा जो युग है वह लोह युग है। तो लोह युग हम लोग कह सकते कि आज हम जिस युग में जी रहे हैं वह अभी भी हम लोग लोह युग में जी रहे हैं। क्योंकि कैसा है, लोहे के उपयोग से बड़े बड़े बिल्डिंगे और सारी चीज बनती है, और लोहे के उपयोग से ही अलग अलग प्रकार के हथियार और
अलग अलग प्रकार के हथियार के साथ साथ अलग अलग प्रकार के औजार, खेती के औजार, ट्रैक्टर, ट्रक, सब चीज सारा चीज बनाया जाता है। तो इस चित्र से हम लोग स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि जैसे मनुष्य ने जब खेती करना शुरू किया तो हल चलाने के लिए ऊपर में जो चीज लगी हुई थी लकड़ी, परंतु जमीन को जोतने के लिए जैसे कोई बहुत मजबूत चीज की जरूरत पड़ती थी, तो उस समय मनुष्य ने धीरे को समझ में आ गया था कि ये लोहा नाम का जो धातु है यह बहुत ही मजबूत है और इससे हम लोग हथियार भी बना सकते हैं और अपनी खेती के लिए औजार भी बना सकते हैं। तो इस चित्र से हम लोगों को एकदम क्लियर और स्पष्ट रूप से हम लोग समझ सकते हैं कि जो लौह युग है वह मनुष्य के लिए कैसे प्रगतिशील और क्रांतिकारी साबित हुई। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के युग थे। उस प्रकार से जैसे हम लोग देखते हैं बच्चों की जो ताम्र युग है, तो तांबे का जो युग है, उस युग में अलग-अलग प्रकार के नए-नए आविष्कार बड़े तेजी से हुए और तेजी से हुए तो आगे का जो हम लोगों का जो ये है, जैसे हम लोगों ने 3 युग देखे, अश्म युग, ताम्र युग, लोह युग। अब लोह युग में मनुष्य की प्रगति बहुत तेजी से चालू हो गई थी और उसी समय मनुष्य ने क्या किए, चाक की खोज की। चाक यानी जो चाक यानी पहिया और पहिए के ऊपर या चाक के ऊपर, चाक यानी एक्चुअल सोचिए ना बच्चों, तो चाक यानी पहिया तो होता है बट वो चाक जिसके ऊपर मनुष्य ने बर्तन बनाए और उसके बाद पहिए का आविष्कार हुआ। तो जो चाक के बारे में हम लोग बोलते हैं कि चाक के ऊपर जो घूमने वाला जो चाक होता है उसके ऊपर मनुष्य ने कैसे बर्तन बनाए। तो जो ताम्र युग था, तांबे का जो युग था, उस युग में ही बड़े तेजी से परिवर्तन हुआ और इस कालखंड में मनुष्य का सबसे बड़ा आविष्कार था पहिया। एक बार जब जब मनुष्य ने पहिए का आविष्कार कर लिया तो मनुष्य की प्रगति बहुत तेजी से होती गई बच्चों। और ये पहिए के आविष्कार से ही मनुष्य ने पूरी दुनिया को अपने कब्जे में कर लिया। कहने का मतलब ये है कि पहिए का आविष्कार जब हुआ तो पहिए के आविष्कार से मनुष्य अपने आप को डेवलप करते गया। तो पहिए के आविष्कार कैसा हुआ कि जो चाक था, सामान्यतः यह माना जाता है कि सबसे पहले जो चाक है, चाक का उपयोग मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए किया गया और बाद में वह उस चाक का उपयोग वाहनों के पहिए बनाने के लिए किया गया। तो जैसे बच्चों हम लोग देखते हैं कि मनुष्य ने चाक का उपयोग सबसे पहले कैसे किया, तो इस चित्र में हम लोग एकदम आसानी से और स्पष्ट रूप से यह देख और समझ पा रहे हैं कि मनुष्य की प्रगति चाक से कैसे हुई। तो मनुष्य ने अपनी प्रगति चाक से करने के लिए पहले सबसे पहले क्या किया, मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए चाक का उपयोग किया। देखो इस चित्र में हम लोग एकदम आसानी से देख पा रहे हैं कि जो एक चाक है उसको एक डंडे की सहायता से मनुष्य ने घुमाया हुआ है और उसके ऊपर गीली मिट्टी रख करके बहुत ही आसानी से बर्तन बना रहा है। तो बहुत आसानी से जो बर्तन बना रहा है, क्योंकि जब अभी हम लोगों को पता है इस युग में हम जी रहे हैं तो हमको समझ में आता है कि जो चाक होता है उसपे जो कुम्हार रहता है उसको कैसे घुमाता है और उसके ऊपर मिट्टी रख के बर्तनों को बड़े आसानी से आकार देता है। तो ये बातें मनुष्य को उस युग में समझ में आ गई थी और उसी वही बात अभी भी फिलहाल में चल रही है। और जैसे उसी चाक के ऊपर मनुष्य ने बर्तन बनाए और बर्तनों के बाद उस बर्तनों को अलग अलग प्रकार से आकार दिया। जैसे क्या होता है बच्चों, मनुष्य जब इस चाक के ऊपर बर्तनों को बनाया उसके बाद मनुष्य ने क्या क्या किया, धीरे धीरे जो आगे के दूसरे चित्र में हम लोग देख रहे हैं मनुष्य ने कैसा किया, ये जो तख्ती होती है तो उस तख्ती पद्धति का उपयोग किया। इस प्रकार से तख्ती पद्धति का उपयोग करके मनुष्य ने बर्तनों को विविध प्रकार के आकार दिए और बर्तन बनाने के लिए जो पद्धति है इसके जो नमूने हैं, जैसे हम लोगों ने पहले भी देखे थे कि इजिप्ट में बहुत अलग अलग प्रकार के इस प्रकार के जो शहरीकरण हुआ था, या इजिप्ट जो एक देश है जहाँ पे अलग अलग प्रकार के इस प्रकार के नमूने हम लोगों को मिले हुए है। तो दूसरे चित्र में हम लोग देख रहे हैं कि जो तख्ती पद्धति है, तख्ती पद्धति से मनुष्य ने किस हिसाब से बर्तन बनाए और जो पूर्वोत्तर भारत के जो लोग हैं, अभी भी जो आदिवासी लोग हैं, वो बर्तन को आकार देने के लिए अभी भी जो घूमती हुई तख्ती का ही उपयोग करते हैं। तो कई 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 जगह हमारे देश में अभी भी ये तख्ती पद्धति, जो घूमती हुई जो तख्ती है उस पद्धति का उपयोग करते हैं। जो घूमती हुई तख्ती के ऊपर मिट्टी को रखते हैं और उसके ऊपर बड़े आसानी से बर्तनों को आकार देते हैं। तो इस प्रकार से जो ये चाक की खोज हुई मनुष्य के लिए वरदान साबित हो गई। और जब चाक से
जब पहिए बनाना शुरू किया मनुष्य ने, तो मनुष्य की प्रगति निश्चित तौर पे बहुत ही तेजी से होती गई। अब जब मनुष्य ने बच्चों चाक बना लिया, चाक से मनुष्य ने पहिया बना लिया। जब पहिए का आविष्कार हुआ, तो पहिए के आविष्कार होने से बहुत सारे बर्तन एक साथ बनने लगे चाक से। और पहिए का आविष्कार होने से कैसा हुआ कि मनुष्य का व्यापार बढ़ने लगा, व्यापार बढ़ने लगा और साथ साथ यातायात बढ़ने लगा। क्योंकि जैसे ही गाड़ी में पहिया लगा, तो मनुष्य को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना, इस चीज के लिए आना जाना अर्थात यातायात, यातायात यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना। और उस आना जाना यानी खुद मनुष्य ही आएगा जाएगा ऐसा नहीं। तो जैसे गाड़ियों के उपयोग से उसमें सामान लाद कर लेके जाना, और जब सामान लेकर लाद के जाने लगा तो मनुष्य को जिसकी जरूरत पड़ी, सबसे पहले तो मनुष्य को जरूरत पड़ी कि जैसे बहुत सारे मिट्टी के बर्तन बन गए, बहुत सारे अनाज उग रहे हैं, और भी बहुत सारे चीजें जो मनुष्य ने बना ली, बहुत सारे जैसे ताम्र युग आया, ताम्र युग के बाद लोहा युग आया, तो कुछ कुछ लोगों ने हथियार बनाने का काम शुरू कर दिया। अब हथियार तो बहुत सारे बन गए, परंतु दूसरे जगह हथियार ही नहीं था। जिस जगह पे खेती होती थी वहां उस हथियारों को लेकर जाना। मिट्टी के जो बर्तन है वो बहुत सारे थे एक जगह पे, किसी जगह पे मिट्टी के बर्तन बहुत तेजी से बनाए जाते थे, किसी जगह पे हथियार बहुत तेजी से बनाए जाते थे, और किसी जगह पे क्या होता था, खेती बहुत होती थी, तो जहां बहुत अनाज होता था, तो अनाजों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाने के लिए, उसी प्रकार से बर्तनों को एक दूसरे स्थान पर लेके जाने के लिए, हथियारों को एक दूसरे स्थान पर लेके जाने के लिए किसकी जरूरत पड़ी, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने की आवश्यकता पड़ी। और एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने की जो आवश्यकता पड़ी उस वो हो गया यातायात। और यातायात क्यों करना शुरू किया मनुष्य ने, व्यापार करने के लिए। यानी कहने का मतलब ये है बच्चों कि जैसे मनुष्य ने जब बहुत सारे अनाज उत्पन्न कर लिया, किसान के पास बहुत अनाज होता था परंतु उसको हथियार की जरूरत पड़ती थी, बर्तनों की जरूरत पड़ती थी, तो हथियार और बर्तनों को लाने के लिए अपने उसके बदले क्या देता था, हम लोगों ने पिछले पार्ट में पढ़े थे, अनाज देता था। तो जो विनिमय पद्धति है उससे मनुष्य क्या करता था, व्यापार करने लगा, यानी अनाज के बदले हथियार, बर्तनों के बदले अनाज, इस प्रकार से चीजें का आदान प्रदान चालू हुआ, जिसको हम लोग बार्टर सिस्टम भी कहते हैं। तो इन व्यापारों के कारण ही, यानी व्यापार के कारण ही यातायात की आवश्यकता पड़ी। और व्यापार जैसे पहिए का आविष्कार होने के कारण व्यापार बहुत तेजी से फैलते गया, और यातायात भी मनुष्य का बढ़ गया। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना मनुष्य के लिए एकदम चाक की खोज से आसान हो गया। और क्या हुआ बच्चों, जब व्यापार आपने समझ गया कि व्यापार यानी लेन देन, और यातायात यानी आना जाना, तो व्यापार और आना जाना जब मनुष्य का बढ़ गया, तो इस कालखंड में क्या हुआ, अलग अलग प्रकार के एकदम सुंदर सुंदर नक्काशी वाले रंगीन और कलरफुल बर्तन बनाने लग गए। और ये बर्तन जो थे उसके लिए रंगीन और कलाकारी वाले, जो उसके ऊपर अलग अलग प्रकार की कलाकृति वाले जो बर्तन बनाए गए, उसके लिए एकदम एक्सपर्ट या कुशल श्रमिक है उनकी आवश्यकता पड़ी। और वो लोग एक गांव में एक जगह पर बना करके, जैसे समझ लो जो जिस जगह पे सारी चीज अवेलेबल है उस जगह पे वो लोग बैठ करके उस काम को करने लगे। तो इस प्रकार से उनकी जो जिंदगी थी एकदम स्थायी हो गई, और व्यापार और यातायात बहुत तेजी से बढ़ गया बच्चों। अब जैसे जब गांव बस गांव धीरे धीरे बड़ा हो गया, व्यापार बढ़ते गया, यातायात के साधन बढ़ गए, तो जब यातायात के साधन बढ़ गए तो धीरे धीरे नगरों का विकास हुआ, शहर का विकास हुआ। जैसे हम लोग अभी बच्चों मुंबई जैसे शहरों में रहते हैं। अब मुंबई जैसे शहरों में हजारों किलोमीटर दूर से जब लोग आते हैं तो किसकी सहायता से आए हैं बच्चों, पैदल चल के सारे लोग आए हैं क्या, नहीं। बहुत पहले भले ही कुछ आजू बाजू 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर इतने किलोमीटर के लोग चल करके आए होंगे, आजू बाजू के लोग आए होंगे, परंतु जैसे हम लोग इतने दूर दूर से मुंबई शहर में पूरे भारत देश भर के लोग आते हैं, तो वो लोग यातायात करके ही आते हैं। और यातायात यानी यातायात के साधनों से ही आते हैं, चाहे वो ट्रेन रहे, बस रहे, एरोप्लेन रहे, जो भी चीजों से आते हैं शहरों की ओर आते हैं। अब शहरों में ज्यादा क्यों आते हैं, क्योंकि वहां व्यापार बहुत व्यापक मात्रा में रहता है, यहाँ रोजगार बहुत व्यापक मात्रा में रहते हैं। तो उसी प्रकार से जैसे मुंबई शहर का जैसे विकास हुआ, उसी उसी प्रकार से उस समय उस जमाने में भी बच्चों नगरों का उदय हुआ। अब नगर यानी शहर, शहर का उदय आप समझ सकते हो, जैसे मैंने बताया
कि हम लोग गाँव में रहते हैं और गाँव से कहाँ आते हैं बच्चों? मुंबई में आए हुए हैं। मुंबई में क्यों आए हुए हैं बच्चों? क्योंकि मुंबई में व्यापार है, उद्योग है, काम है, इसलिए आए। तो उसी प्रकार से जब एक जगह स्थायी रूप से कुशल कारागिर और एक जगह स्थायी रूप से, जैसे एक बीच की जगह समझ लो, उस जगह पे सारा चीज जब मनुष्य को अवेलेबल होने लगा, सारा चीज मिलने लगा इधर उधर से, जैसे चारों दिशाओं से जब एक जगह पे सारा चीज यातायात के माध्यम से आने लगा, उस जगह पे धीरे धीरे क्या हो गया, लोग अपने अनाज को भी बेचने के लिए लेके जाने लगे। उसी जगह पे लोगों को बर्तन भी मिल जाते थे, उसी जगह पे लोगों को हथियार भी मिल जाते थे। तो दूर दूर से लोग उस जगह पर आकर खरीदी बिक्री करने लगे। तो इस प्रकार से और आने लगे और वहां लोगों को रोजगार मिला, इसलिए धीरे धीरे लोग वहीं पे बस गए और उसी के कारण नगरों अर्थात शहरों का निर्माण हुआ। तो कहने का मतलब ये है बच्चों की, जैसे हम इस चित्र में देख पा रहे हैं कि मनुष्य ने पहियों के आविष्कार से क्या किया है, एक गाड़ी बनाई हुई है, बड़ी सुंदर ढंग की गाड़ी है। और ये जो गाड़ी का जो इस प्रकार का जो चित्र हमको कहा मेसोपोटामिया करके जो जगह है, उस जगह का स्वर से मिला हुआ है और वहीं से ये चित्र लिया हुआ है बच्चों। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे मनुष्य ने यानी पहियों का आविष्कार हुआ और प्राणियों की सहायता से इस हिसाब से गाड़ी बनाई, और इस गाड़ियों के उपयोग से मनुष्य की जिंदगी एकदम आसान हो गई और अपने सामानों को वो लाद कर इस गाड़ी की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाता था और व्यापार करता था। और जहाँ कुशल, मैंने अभी आपको जैसे बताया कि जिस जगह पे अलग अलग जो व्यापार उद्योग के लिए जिस कुशल कारागिर की जरूरत पड़ती थी, वो कुशल कारागिर जिस जगह पे आसानी से उपलब्ध हो जाते थे, तो उसी जगह पे लोग स्थायी रूप से बैठ गए और उसी जगह से सारे चीज का लेन देन होना शुरू हो गया। अब जिस जगह पे चाहे कोई भी जगह रहे, जिस जगह में सारी चीज आसानी से मिल जाती है, उस जगह में धीरे धीरे लोगों की जनसंख्या बढ़ती जाती है और लोग वहां आकर रहने लगते हैं। तो जैसे 1 से 2, 2 से 10, 10 से 100, 1000, इस हिसाब से बड़े बड़े बस्ती बने। बड़े बड़े बस्ती बनने के बाद नगरों का विकास हुआ और नगरों का जब विकास हो गया, तो जब लेन देन जब बढ़ने लग गया, तो हिसाब किताब रखने के लिए कुछ सांकेतिक चिन्हों का उपयोग करते थे उस जमाने में। क्योंकि देखो उस जमाने में अब जब लेन देन होता है किसी भी चीज का, तो कहीं ना कहीं हिसाब किताब रखना ही पड़ता है बच्चों। तो उसी प्रकार का जो हिसाब किताब मनुष्य रखता था, तो किसी न किसी चिन्ह और कुछ ऐसे प्रतीक जो होते थे, इस प्रकार के अलग अलग निशान, इसकी सहायता से मनुष्य सब लेन देन का जो हिसाब रखता था कि कितने बर्तन गए, कितने अनाज यानी हम लोगों ने बेचा और कितने हथियार की बिक्री हुई है। सारा चीजों का हिसाब रखने के लिए मनुष्य ने सांकेतिक भाषा का उपयोग उस समय किया। जैसे हम लोग इस पहिए के ऊपर भी देख रहे हैं बच्चों, एकदम ध्यान से आप देखो कि इस पहिए के ऊपर हम लोग देख रहे हैं कि कुछ न कुछ निशान लगे हुए हैं, कुछ न कुछ निशान लगे हुए हैं बच्चों। एक गाड़ी को हम लोग ध्यान से देखेंगे तो उसमें अलग अलग जगह पे कुछ कुछ ऐसे अलग अलग निशान। तो इसी प्रकार के सांकेतिक भाषा का उपयोग व्यापार करने के लिए मनुष्य ने किया था। आगे देखते हैं बच्चे कि जब मनुष्य नगर में रहने लगा, तो नगर की समाज व्यवस्था कैसी थी और किस हिसाब से वो नगर की समाज व्यवस्था रही होगी। तो जैसे हम लोग देखते हैं कि उस समय यानी बहुत पुराना समय है बच्चों, तो जैसे हम लोग इस चित्र में देख पा रहे हैं और थोड़ा ध्यान से हम लोग जब देखेंगे, तो ये सिंधु घाटी की जो संस्कृति है, जिसको हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है, उस सिंधु घाटी की संस्कृति के ये चित्र है। और इसमें जो है किस हिसाब से जो प्राचीन जो संस्कृति है, यानी ये एक हिसाब से इसको हम लोग देख के हम बोल सकते हैं कि ये खिलौना है या मनुष्य ने खिलौना का चित्र है। तो ये जो चित्र हम लोगों को सिंधु घाटी की संस्कृति में, हड़प्पा संस्कृति में मिले हुए जो भारतीय उपमहाद्वीप में है, तो ये बहुत सबसे प्राचीन संस्कृति के जो अवशेष हम लोगों को मिले हैं, वो सिंधु घाटी की संस्कृति में ही मिले हैं। तो यहाँ हम लोग स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं बच्चों कि मनुष्य को उस समय पहियों का पूरा पूरा ज्ञान था। और आज भी इस प्रकार की जो गाड़ी है, दूसरे चित्र में हम लोग जो देखते हैं या पहले चित्र में देखते हैं, तो पहले चित्र में हम लोग देखते हैं कि किस हिसाब से मनुष्य सामानों को इसके अंदर डाल के खींच करके ले जा सकता था। और दूसरे चित्र में भी हम लोग देखते हैं कि एक, जैसे इसको हम लोग बोल सकते हैं कि एक बैलगाड़ी का चित्र बना हुआ है। तो ये बैलगाड़ी का चित्र
उस समय उस संस्कृति में विकसित हो चुका था, बर्तन बन चुके थे और जैसे पहिए और बर्तन के आविष्कार से ही उस कालखंड की जो संस्कृति है धीरे-धीरे डेवलप होती गई। यानी जो नागरीय संस्कृति हो उसी प्रकार से धीरे-धीरे कैसे बढ़ते गई। जैसे हम लोग इस चित्र में देख पा रहे हैं बच्चों, इस स्लाइड में हम लोग देख पा रहे हैं कि जो प्राकृतिक जो है संस्कृति उसमें चिन्हों और प्रतीकों के उपयोग से जैसे अलग-अलग प्रकार के हम लोग यहाँ पे चित्र देख रहे हैं। तो इन्हीं चिन्हों और संकेतों की भाषा उस समय उपयोग में लाई जाती थी। तो जैसे इन बर्तनों में हम लोग देख रहे हैं कि ये बर्तन आप लोगों को ऐसा लगा ऐसे बर्तन बनाए हैं बट कैसा है बट जो इस प्रकार के बर्तन कहीं दबे हुए मिले हैं तो कहीं ना कहीं इस वो ओरिजिनल चित्र है ये उस जगह के। तो इसके हिसाब से इस प्रकार के जो संकेतों का मनुष्य उपयोग करता था, अलग अलग बर्तनों पे अलग अलग कुछ कोड वर्ड लिखे होते थे या कुछ संकेत लिखे होते थे या कुछ प्राणियों के चित्र बने हुए होते थे। तो अलग अलग इतिहासकारों का इस जगह पे अलग अलग मत है कि समझ लो अलग-अलग जो व्यापारी रहते थे उनका अलग-अलग चिन्ह रहता होगा या उन लोग कुछ सांकेतिक भाषा में कुछ लिखते होंगे जिससे लेन-देन करने में बहुत आसानी हो जाती रही होगी। तो इस प्रकार से जो नगरों का विकास हुआ उसी को यह और नगरों का विकास हुआ था उसी को सांकेतिक भाषा में यहाँ पे दर्शाया गया है बच्चों। तो कहने का मतलब ये है बच्चों की जो नगर की जो समाज व्यवस्था थी कैसी थी, जैसे विश्व भर में जब क्या हुआ जो प्राचीन संस्कृति है उस संस्कृति का जब उदय हुआ और विकास हुआ, क्यों हुआ उदय विकास और जैसे जैसे उदय हुआ विकास हुआ और वो जो समृद्ध कैसे हुआ व्यापार जब शुरू हुआ तो मनुष्य ने कैसे अपने आप को समृद्ध कर लिया या मनुष्य एकदम समृद्ध हो गया। और उस जो नगरीय संस्कृति थी उस नगरीय संस्कृति की जो नींव है वह नवाश्म युग में ही डल चुकी थी। और नवाश्म युग में हम लोगों ने देखे थे कि नगरीय संस्कृति की नींव जब डली थी तो कहने का मतलब यह है कि नगर जब मनुष्य ने क्या किया था खेती आरंभ किया था, खेती जब मनुष्य ने आरंभ किया था तो मनुष्य का जीवन स्थिर हो गया था। फिर मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि एक जगह पर सारी चीजें मिल जाने के कारण सारे लोग शहर में धीरे धीरे स्थायी होने लगे। तो जब शहर में स्थायी होने लगे तो उस समय जो शहर बना और शहर बनने के कारण वहां की जनसंख्या बढ़ चुकी है ना, शहर की जनसंख्या तो ऐसे ही ज्यादा रहती है बच्चों, तो शहर से सारा व्यापार और उद्योग होने लगा। तो ये सारी चीज की शुरुआत नवाश्म युग से ही हो चुकी थी और ये जो सारी नगरीय संस्कृति थी वह विकसित होनी शुरू हो गई थी। अब जो उस समय के जो नगर थे उस समय के जो नगर बने हुए थे तो नगर का जो मेन चीज होता था वो कोई भी नगर उस समय बनता था बच्चों तो पहले मंदिर बनते थे और उस मंदिरों में पूजा पाठ होती थी और मंदिरों का जो मुखिया होता था वही लगभग उस समय जो मंदिरों का जो मुखिया होता था वही उस गांव का पूरा प्रशासन चलाता था, उस गांव का पूरा प्रशासन देखता था। और बाद में धीरे धीरे क्या हुआ बच्चों की जो मंदिर है मंदिरों में ही कुछ ना कुछ तरीके से उनकी शिक्षा धीरे धीरे विकसित होनी शुरू हुई और शिक्षा के साथ साथ वो लोग धीरे धीरे अपने आप को डेवलप करते गए। शिक्षा आप कहने का मतलब ये है बच्चों की वो सांकेतिक भाषा रही होगी या व्यापारिक भाषा रही होगी, व्यापार करने के लिए जो भी हिसाब किताब रहता रहा होगा वो रहा होगा या अपने नगर की सुरक्षा के लिए रहा होगा, परंतु सब चीज का मुख्य जो सूत्रधार था वो मंदिर और मंदिर का जो मुखिया होता था वहीं से ही सब चीज उस समय स्टार्ट हुआ था बच्चों। तो उस समय क्या था कि अब मनुष्य ने जैसे अपने आप को व्यापारिक तरीके से डेवलप कर लिया, नागरिक तरीके से डेवलप कर लिया और यानी कहने और अपने आप को समृद्ध करता गया। तो सॉरी, तो मनुष्य बच्चों अपने आप को मनुष्य ने कैसे स्थायी किया फिर से हम इसको थोड़ा सा रिपीट करके देखते हैं। हम लोगों ने इसमें जैसे 5 प्रकार के जो 5 पॉइंट हम लोगों ने पढ़े उसको देखते हैं, उसके बाद हम लोग बच्चों अभी देखेंगे कि जैसे हम लोगों ने देखिए इसमें इस पार्ट में बच्चों कि कैसे मनुष्य ने स्थायी जीवन शुरू किया और नगरीय संस्कृति कैसे डेवलप हुआ। यानी मनुष्य ने अपने आप को कैसा स्थायी किया, स्थायी जीवन में अपने आप की तरक्की मनुष्य ने कैसे किया और तरक्की करते करते मनुष्य एक जंगल से निकलकर गांव बनाया, गांव से निकलकर शहर कैसे बना लिया उसी को हम लोग ने इसमें देखे। तो फिर से मैं आपको रिपीट कराता हूं कि
हम लोगों ने इस पाठ में क्या देखे बच्चों कि मनुष्य ने कैसे धातु का उपयोग शुरू किया, और धातु के उपयोग के बारे में हम लोगों ने देखे कि मनुष्य ने जो अलग अलग मनुष्य ने 3 युग जिया, उसमें त्रियुग पद्धति, उस युग को त्रियुग पद्धति कहते हैं। त्रियुग पद्धति में पहला जो युग होता है वो अश्मयुग, दूसरा अश्मयुग यानी जिस युग में पत्थरों के हथियारों का उपयोग करते थे उस युग को पत्थर अश्मयुग कहते थे। दूसरा ताम्र युग हमने देखा बच्चों, जिसमें तांबे के हथियारों का उपयोग बहुत अधिक पैमाने पे हुआ। और तीसरा युग लोह युग, अर्थात जिस युग में लोहे के हथियारों का उपयोग बहुत अधिक पैमाने में हुआ, उसको लोह युग कहते हैं। जैसे हम लोगों ने देखे थे कि कैसे मनुष्य ने पत्थरों से अलग अलग प्रकार के हथियार बनाए और उसका उपयोग मनुष्य ने शुरुआत में कैसे किया, उस युग को मनुष्य को अश्मयुग कहा जाता है। उसके बाद में ताम्र युग, ताम्र युग यानी धातु युग की शुरुआत हुई बच्चों। उस युग में धातु यानी मेटल, तो ये ताम्र युग में तांबे के बर्तनों के, तांबे के आभूषणों के साथ साथ स्वर्ण युग, बहुत सारे, मैंने इस जगह पे एक बात ध्यान देने वाली बात है बच्चों कि बहुत सारे इतिहासकारों का कहना ऐसा है कि तांबे के उपयोग के पहले मनुष्य ने सोने की धातु की भी खोज कर ली थी, और वो सोने की धातु एकदम लचीली होती थी जिससे मनुष्य कोई भी चीज बना सकता है। इस बात को यहाँ पे ध्यान रखने योग्य बात है। और उसके साथ साथ परंतु वो बहुत ज्यादा विख्यात या प्रगत नहीं हो पाया था, इसलिए मनुष्य ने ज्यादा मात्रा में नहीं मिलता था, इसलिए मनुष्य ने वो युग कुछ दिन के हिसाब से चला और उसका उपयोग हथियार बनाने के लिए ज्यादा नहीं कर पाया। परंतु मनुष्य ने तांबे के बर्तनों का या तांबे की धातु का उपयोग बहुत ज्यादा पैमाने पर करना शुरू कर दिया, बर्तन बनाने के लिए, हथियार बनाने के लिए, उसी के साथ साथ आभूषण बनाने के लिए। उसके बाद लोह युग जैसे आया तो मनुष्य की प्रगति बहुत तेजी से होनी शुरू हो गई। हम लोगों ने देखे थे कि लोहे के युग से मनुष्य की तरक्की बहुत तेजी हुई, मनुष्य ने खेती करना शुरू कर दिया और बहुत सारी चीजें मनुष्य ने बहुत आसानी से बनाना शुरू कर दिया। उसके बाद हम लोगों ने देखे थे बच्चों कि किस हिसाब से चाक की खोज हुई, और चाक की सहायता से मनुष्य ने कैसे अलग अलग प्रकार के बर्तन बनाए। और जब मनुष्य ने बर्तन बनाना शुरू कर दिया, क्यों बर्तन बनाना शुरू कर दिया, मनुष्य को जरूरत पड़ी किसी भी चीज की, जब जरूरत पड़ती है तभी मनुष्य उस चीज की खोज करता है ना बच्चों। जैसे अभी अचानक से कोरोना काल आ गया है तो कोरोना की वैक्सीन के खोज में लगे हुए हैं, तो उसी प्रकार से मनुष्य को बर्तन की जरूरत पड़ी, बड़े बड़े बर्तनों की जरूरत पड़ी, छोटे छोटे बर्तनों की जरूरत पड़ी, तो जरूरत पड़ी मनुष्य को, इसलिए छोटे बड़े बर्तन बनाने शुरू किए। और किसके ऊपर बनाते ना शुरू, पहले तो हाथ से बनाते थे जो बेढंगा बनता था, परंतु मनुष्य ने चाक की सहायता से एकदम अच्छे अच्छे बर्तन बनाना शुरू कर दिए। और जब चाक से ही मनुष्य ने पहिया बनाना शुरू कर दिया, जब बर्तन बना लिए, पहिया बन गया, उसके बाद मनुष्य का व्यापार शुरू हो गया, और व्यापार शुरू हो गया और मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना भी शुरू कर दिया, तो उसको यातायात कहा जाता है। तो व्यापार और यातायात शुरू हो गया। जब व्यापार और यातायात शुरू हो गया तो व्यापार किस जगह से होता है बच्चों, कि व्यापार अब सुनसान जगह पे व्यापार होगा क्या, नहीं, जब सारे लोग दूर दूर रहते थे तो सब लोगों को जरूरत पड़ती थी अलग अलग चीजों की, तो उस चीजों का जब व्यापार कहाँ होता है, बाजार में होता है। तो जिस जगह पे बाजार लगता है, बाजार लगने के लिए ज्यादा लोग एक जगह पे आने लगे और धीरे धीरे उसी जगह पर बसने लगे, तो उस जगह व्यापार और यातायात शुरू हो गया। अब जब व्यापार और यातायात शुरू हो गया तो नगरों का विकास हुआ। समझ रहे हो ना बच्चों, किस हिसाब से स्टेप बाय स्टेप मनुष्य अपने आप को प्रगत करता गया। जब नगर बन गए तो हम लोग अभी मुंबई जैसे नगरों में रहते हैं, तो हम लोगों को समझ में आनी चालू हो गई कि कैसे लोग धीरे धीरे अलग अलग भागों से, अलग अलग जगहों से एक जगह पर आते हैं जहां बड़े मात्रा में व्यापार चलता है, और वहां की जो नगर व्यवस्था भी है, जो शहर की जो व्यवस्था है, वो अलग ही प्रकार की रहती है। तो अलग अलग प्रदेशों से अलग अलग क्षेत्र के लोग जैसे एक जगह पे जब आके बैठते हैं और बहुत सारे लोग एक साथ रहते, तो एक नगर का विकास होता है, शहरों का विकास होता है, और अलग अलग संस्कृति के लोग उस जगह पे आते हैं, तब एक नगर का विकास होता है। तो उसी प्रकार से उस समय भी हुआ बच्चों की, अलग अलग जगह से, जहाँ जिस कुछ लोग खेती करने वाली जगह से, कुछ लोग मिट्टी के बर्तन बनाने वाले जगह से, कुछ लोग हथियार बनाने वाले, इस हिसाब से अलग अलग जगह से अलग अलग लोग
व्यापार करने के लिए एक जगह स्थिर हुए और इस प्रकार से नगरों का विकास हुआ। और नगरों का जैसे विकास हुआ तो मनुष्य की प्रगति और तेजी से हो गई। और उस समय लेन देन के लिए किसी चिन्ह और सांकेतिक भाषा या किसी संकेत का उपयोग वो लोग करते थे। तो जो लिपि थी उस समय की बच्चों, वो किसी सांकेतिक और चिन्ह वाली लिपि थी। जैसे हम लोग को फिर नगर और सामाजिक जो व्यवस्था है वो हम लोगों ने देखी बच्चों कि अलग अलग समाज से लोग जो आए थे तो लिपि की सहायता से लेन देन होता था। और जो समाज की जो व्यवस्था थी वो कैसे है, खेती करने के साथ साथ उन लोगों की शुरू हो गई थी। और खेती यानी जो नवास में युग थे उसी में जो कृषि संस्कृति थी, उसी संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए मनुष्य आगे गया और कृषि संस्कृति से नगरीय संस्कृति पे गया। और नगरीय संस्कृति नगर में मंदिर बनाया जाता था। और मंदिर यानी सारी लोगों की जो कैसे उस समय मनुष्य यानी एक प्राकृतिक और प्राकृतिक चीजों को भी पूछता था। और मनुष्य आगे कैसे है मंदिर को बनवाया। और मनुष्य मंदिर का जो मुखिया यानी अपने हिसाब से वहां मंदिर का जो मुखिया नियुक्त करता था। और उस नगर की या वो शहर की जो भी है व्यवस्था, वो मंदिर का जो मुखिया होता था उसी के द्वारा वो उस चीज को मैनेज करते थे। और इसके आगे का जो है बच्चों की कैसे फिर उस यानी उस नगर व्यवस्था को कैसे मनुष्य ने और आगे बढ़ाया उसको हम लोग आगे पार्ट में देखेंगे। तो मुझे लगता है बच्चों की ये पार्ट आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने बहुत उसको रिपीट करके भी आप लोगों को समझाया हूँ। तो मुझे लगता है बच्चों को ये पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग अब कैसे समझ में आया है, हम लोग स्वाध्याय के माध्यम से थोड़ा सा हम लोग देखना चाहेंगे, ताकि मुझे भी पता चले कि ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई है। तो स्वाध्याय के माध्यम से हम लोग देखते हैं बच्चों कि जैसे हम लोग इस जगह पे देख पा रहे हैं कि प्रश्न पहला है और इसमें हम लोग देख रहे हैं कि निम्न गोल में वस्तुओं के कालखंड के 3 समूह ढूंढो और वे संबंधित वाक्यों के आगे लिखो। हम लोगों ने जो 3 कालखंड देखे थे उसके बारे में हम लोगों को इसमें लिखना है बच्चों। इसमें अलग अलग दिए हुए हैं, उसको को अलग अलग जो बॉक्स में अलग अलग अक्षर दिए हुए हैं और उसी में 3 युग छुपा हुआ है। तो हम लोग पहला लिखते हैं पत्थर के हथियार कौन से युग में बने बच्चों? पत्थर के हथियार जिस युग में बने उस युग को क्या कहा जाता है, इस रिक्त स्थान में हमको पढ़ना है। तो जो पत्थरों के हथियार थे वो अश्म युग में बने। अ और आधा शम अश्म, इसको जोड़ देते हैं तो अश्म बन जाता है। तो पत्थरों के हथियार का युग जो होता है वो अश्म युग होता है। उसके बाद बच्चों दूसरा है तांबे के हथियार एवं अन्य वस्तुएं किस युग में बनाए गए हैं? तांबे के हथियार और अन्य वस्तुएं, यहां से देखो बच्चों, ताम्र युग। कौन सा युग? ताम्र युग। जिस युग में तांबे के हथियार बने उस युग को ताम्र युग कहा जाता है। तो तांबे के हथियार और अन्य वस्तुएं भी उस युग में बड़ी पैमाने पर बढ़े। उसके बाद लोहे के हथियार एवं अन्य वस्तुएं जिस युग में बने उस युग को क्या कहा जाता है बच्चों? देखो यहां से, उस युग को लोह युग कहा जाता है, जिसमें लोहे की अधिकता और लोहे के उपयोग से ही मनुष्य ने बहुत सारी चीजें बना ली गई। वैसे आज का जो युग है उसको भी हम लोग लोह युग कह सकते हैं और लोह युग ही अभी चल रहा है बच्चों। कुछ कुछ लोग बोलते थे कि अभी प्लास्टिक का युग आ गया है। प्लास्टिक का युग ठीक है आया है, प्लास्टिक का भी बहुत ज्यादा उपयोग होता है, परंतु कैसा है अभी मनुष्य ने उसको धीरे धीरे अपने डेली लाइफ से उसको धीरे धीरे हटाना भी शुरू कर दिया है। तो एक्चुअल कहा जाए तो अभी जो हम जिस युग में जी रहे हैं वो लोह युग ही है। उसके बाद बच्चों हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा, निम्न घटक कालखंड के अनुसार उचित क्रम से लिखो। एकदम उचित क्रम से हम लोगों को लिखना है। जैसे इसमें पहला दिया है, अ में पहला है तांबा, स्वर्ण, लोह। तो कालखंड के हिसाब से हम लोगों को लिखना है। तो पहला क्या आएगा बच्चों? पहला कौन सा युग आया होगा? ताम्र युग आया, स्वर्ण युग आया, लोह युग आया। क्या युग आया होगा बच्चों? सोचे अपने अपने दिमाग में। तो मैंने जैसे आप लोगों को बताया था
कि ताम्र युग में तांबे के बर्तनों के पहले भी मनुष्य ने सोने के बर्तनों या सोने के बर्तनों के साथ साथ सोने के आभूषणों का उपयोग किया था, सोने के हथियार भी बनाए थे मनुष्य ने। तो पहला आएगा इसमें स्वर्ण, फिर उसके बाद तांबा और अंत में लोह। समझे बच्चों? जैसे तांबा, स्वर्ण और लोह की जब बात होती है तो सबसे पहले स्वर्ण यानी सोना, दूसरी बात यह है, दूसरे में है तांबा और तीसरा लोह। उसके बाद बच्चों हम लोग देखते हैं जैसे युग 3 दिए हैं, ताम्र युग, लोह युग, अश्म युग। तो सबसे पहले कौन सा युग आया बच्चों? सबको पता है अश्म युग, दूसरा ताम्र युग और जो अभी युग चल रहा है वो लोह युग। तो इस प्रकार से बच्चों कि कैसे मनुष्य ने अपनी अपनी तरक्की की, कैसे मनुष्य आगे बढ़ा, कैसे अलग अलग युग परिवर्तन हुए, कैसे मनुष्य ने व्यापार शुरू किया, कैसे यातायात शुरू हुआ और कैसे शहरों का विकास हुआ, ये हमने इस पाठ में बड़े विस्तृत रूप से देखे हैं। अब शहरों की जो व्यवस्था है वो कैसे चली और किस हिसाब से आगे बढ़ी, कैसा पूरा शहर मैनेज हुआ, ये हम लोग आगे कक्षा में पढ़ेंगे। और इसके आगे के जो प्रश्न उत्तर है बच्चों उसको आप लोगों को ढूंढना है, और मैं अगले पार्ट में आप लोगों को अगले पार्ट के प्रारंभ में पहले इस पार्ट का रिवीजन लूंगा, उसमें आप लोगों को प्रश्नों के उत्तर मुझे बताना है और तब मुझे समझ में आएगी कि सच्ची में आप लोगों को ये पाठ समझ में आया है और कभी नहीं भूलोगे। धन्यवाद बच्चों।